हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी अनुपस्थित। तो शुरू करें कहानी। आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। जगदीश बाबू सुबह की सैर पर नहीं आ रहे हैं, शायद बीमार हो गए हैं। अब बुढ़ापे में बीमार होना कौन बड़ी बात है। सर्दी के प्रकोप को इस उम्र में झेलना आसान भी नहीं है। इस साल लगता है सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़कर रहेगी। 8 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी धूप जैसे डरते डरते निकलती है। हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है, पर ये रिटायर्ड लोगों का दल खूब कपड़े पहनकर पार्क में घूमने निकलता है। इसी बहाने थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है, सुख दुख की बातें हो जाती हैं। इस ग्रुप में 6 लोग हैं, लगभग हम उम्र ही होंगे। सभी की उम्र यही कोई 60-70 के बीच होगी। पार्क के 4-6 चक्कर लगाकर सभी गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। कुछ समय प्राणायाम करते हैं, फिर गप्पों का सिलसिला चल निकलता है। जगदीश बाबू इस महफिल की जान हैं। इन दिनों उनके न आने से महफिल की रौनक कुछ कम ही जान पड़ती है। खूब जिंदा दिल हैं, हर समस्या का हल चुटकियों में निकाल लेते हैं। उनके सभी मुरीद हैं। दुख की परछाई जैसे उन्हें छूकर भी नहीं निकलती है। विदुर हैं। पत्नी को गुजरे 4 वर्ष हो गए, पर हालात से बहुत जल्दी समझौता कर लिया। बेटा बहू के पास रहते हैं, 2 पोता पोती हैं। आराम से रिटायर्ड जीवन बीत रहा है। दूसरे रेवती शरण हैं, जंगल महकमे से रिटायर हुए थे। सुनाने के लिए उनके पास ढेरों किस्से हैं, पर समय का अभाव है। हमेशा जल्दी में रहते हैं। सबसे पहले महफिल से वे ही भागते हैं। दरअसल उनकी पत्नी गठिया रोग से पीड़ित हैं, घुटने के दर्द से लाचार हैं। सर्दियों में ये रोग बढ़ ही जाता है। प्रत्येक काम के लिए पति पर आश्रित हैं। हालांकि उनकी मजबूरी सब समझते हैं, पर मजाक किए बिना नहीं मानते। तीसरे सदस्य राम स्वरूप हैं। सबसे ज़्यादा सुखी वे अपने आप को ही मानते हैं। जीवन में उनका मूल मंत्र रहा, जोरू न जाता अल्लाह मियाँ से नाता। यानी शादी ब्याह कुछ नहीं किया, दुनिया में अकेले ही रहे। जब तक परिवार का महत्व समझ में आया बहुत देर हो चुकी थी। जवानी तो निकल गई, पर बुढ़ापा अकेले कैसे काटें। मजबूरन एक दूर के रिश्ते के भतीजे को साथ रहने के लिए बुला लिया है। समय पर दाना पानी मिल जाता है। नगर निगम से रिटायर हुए थे, पेंशन मिलती है। आधी बहू के हाथ पर रख देते हैं। माया की चमक दमक भरमाई रहती है। 30 त्योहार सभी के लिए उपहार वगैरह लाते रहते हैं। वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। बैंक बैलेंस भी बढ़ जाता है। अपना खुद का कुछ खास खर्चा है नहीं। इस परिवार के साथ अच्छी खासी जिंदगी बीत रही थी, पर कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। उनकी खुशी को भी आजकल ग्रहण लग गया है। बहुत परेशान रहते हैं, सबके बीच अपनी व्यथा कहकर हल्के हो जाते हैं। चलिए देखते हैं उनके दुख का कारण क्या है। राम स्वरूप जी की सगी बहन कल्याणी दुख का कारण बनी हुई हैं। अच्छी खासी गांव में रह रही थीं कि पति की मृत्यु के साल बीतते ही भाई की गृहस्थी देखने आदम की। शांतिपूर्वक रहती तो कोई समस्या नहीं थी। घर में किसी बुजुर्ग का रहना सुकून ही देता है, पर वे तो कलह प्रिया हैं। बड़ी बहन है तो कुछ कहते भी नहीं बनता। शुरू से गांव में रही हैं, सो शहर के तौर तरीके जानती नहीं। आए दिन किसी न किसी बात पर बखेड़ा खड़ा कर देती हैं। घर की शांति भंग हो गई है। उन्हें बस बहाना चाहिए होता है। जब वे यहाँ से लौटकर घर पहुँचते हैं, घर में महाभारत मचा होता है। भतीजा गुस्से में नाश्ता छोड़कर जा चुका होता है। बहू सिसकियाँ भर रही होती है। अब ऐसे माहौल में उनके गले से भी कौर नहीं उतरता है। निशांत बाबू पूछते हैं, अरे कोई तो वजह कलह की होती होगी। बहू को समझाइए कि उनके अनुसार चलने की कोशिश करे। बुजुर्गों को बदलना बहुत मुश्किल है, तो वही थोड़ा बहुत एडजस्ट करे। हताश राम स्वरूप जी का उत्तर आता है, क्या आपको लगता है ऐसी कोशिश नहीं हुई होगी? दरअसल वो बहुत छुआछूत मानती हैं। सुबह से उनकी निगाह बहू के कार्यकलाप पर लगी रहती है। कब हाथ नहीं धोए गए, कब बिना हाथ धोए क्या छू लिया गया। गांव में अपनी बहू का जीना हराम किया हुआ था, अब यहाँ आकर भी वही। आप सबके बीच आकर थोड़ी देर को भूल जाता हूँ। मन हर वक्त उसी समस्या का निदान ढूंढने में उलझा रहता है। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में इस तरह की समस्याएं भी आती हैं। बात पूरी करके चुप बैठ गए। तभी महेश बोल पड़े, जनाब दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल न निकले। अच्छा चलिए आप ही बतलाइए, इनकी समस्या का क्या हल है? आपकी बहन पूजा पाठ तो करती होंगी? क्यों नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ही। बस आपकी समस्या का हो गया समाधान।
थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। मतलब कैसे? आप उनके बेटे को पत्र लिखकर बुलाइए, फिर उनके साथ बनारस या हरिद्वार जहाँ जाना चाहें तीर्थ के लिए भेज दें। खर्चा आपको उठाना होगा। फिर उसे समझा दें कि वापसी में उन्हें साथ में गांव ले जाए। हो गई आपकी समस्या चुटकियों में हल। सभी ने इसका अनुमोदन किया। बात राम स्वरूप जी को भी जम गई। हंसते हुए बोले, लगता है आपकी तरकीब काम कर जाएगी। चहकते हुए महेश बोले, फिर तो हम सबकी मिठाई पक्की। हाँ हाँ, लेकिन काम पूरा होने के बाद। सभी ठठाकर हंस पड़े। आज बहुत दिनों बाद राम स्वरूप भी खुश नजर आए। निशांत बाबू अभी अभी रिटायर हुए हैं, अभी जोश कायम है, ऊर्जा से भरपूर, इस जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं। उनके दिमाग में बड़ी बड़ी योजनाएं चलती रहती हैं, जिन पर सबसे चर्चा करते रहते हैं। साथ ही चाहते हैं कि बाकी सभी लोग सहयोग करें, पर अन्य सदस्यों में उत्साह की कमी है। बहुत कर चुके, अब बची कुची ज़िंदगी आराम से बिताना चाहते हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर कौन झंझटों में पड़े। बारिश के दिनों में पार्क में वृक्षारोपण किया जाए, इस बात से सब सहमत हैं, पर पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी पर बगले झांकने लगते हैं। योजनाएं बनती हैं, ध्वस्त होती हैं, माली रखने की भी बात होती है। ये लोग अपनी जेब हल्की करने को तैयार हैं, पर घर घर जाकर चंदा एकत्रित करना किसी के वश का नहीं है। ये काम तो नई पीढ़ी को संभालना चाहिए, पर इन कामों के लिए उनके पास फुर्सत कहाँ है। फिर बहस का मुद्दा नई पीढ़ी बन जाती है। जितने लोग हैं सबके भिन्न भिन्न विचार हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि आज की पीढ़ी आत्मकेंद्रित और स्वार्थी है। गिरता हुआ नैतिक स्तर, बदलते हुए जीवन मूल्य इन सब के लिए उत्तरदायी हैं। निशांत बाबू की ओर से एक प्रस्ताव और आता है, क्यों ना हम सभी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने का दायित्व उठाएं। एक भी बच्चे को साक्षर किया तो जीवन की उपलब्धि मानी जाएगी। पर यह योजना क्रियान्वित होने से पहले ही दम तोड़ देती है। अब छोटे बच्चे के साथ सिर खपाने में किसी की रुचि नहीं दिखती है। विभिन्न परिवेश से आए ग्रुप के सभी सदस्य किसी न किसी स्तर पर आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें महेश जी एक तरह से अस्थायी सदस्य हैं। दरअसल वे कानपुर में रहते हैं। कुछ दिनों के लिए बेटे के पास आए हैं। सुबह पास के पार्क में घूमने के लिए आए तो हम उम्र लोगों को देखकर कदम खुद ब खुद इधर बढ़ाए। मितभाषी हैं, सबके बीच होने वाली चर्चाओं से असंपृक्त बैठे रहते हैं। उनकी एक आदत सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। जितनी देर बैठेंगे उंगलियां चटकाते रहेंगे या दूर जाकर मोबाइल पर बात करते रहेंगे। ग्रुप में उनका होना न होना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, फिर भी उनका व्यक्तित्व चुंबकीय है। जब भी बोलते हैं गूढ़ बात बोलते हैं। उनकी बातों में आध्यात्मिक चिंतन का सार होता है, जीवन के अनुभवों का निचोड़ झलकता है। उनकी बातें सुनने वाले को बांध कर रखने की क्षमता रखती है। इकबाल साहब की बात किए बिना तो बात बनेगी नहीं। शायराना मिजाज के शख्स हैं। शायरी के खजाना भी उन्हें कहा जा सकता है। हर मौके पर कोई ना कोई शेर जड़ देते हैं। पान के बहुत शौकीन, नफासत वाले, काली शेरवानी, सफ़ेद चूड़ीदार पायजामा, पतली छड़ी लिए खूब फपते हैं। पान की डिब्बी हमेशा साथ में रहती है। बड़े कायदे से सबके सामने पहले पान पेश करते हैं, फिर बड़ी अदा से गिलौरी मुंह में दबा लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर विनम्रता से इनकार कर देते हैं। अब सुबह सुबह कौन खाए पान। एक दिन बातों ही बातों में महबूबा का जिक्र कर बैठे, जो कभी उनकी नहीं हो सकी। डोली में बैठकर पराई हो गई। इनके हिस्से में बस विरह के नगमे छोड़ गई। निकाह इन्होंने भी किया, पर बेगम को महबूबा का दर्जा न दे सके। 4 लड़कियों को दुनिया में लाने के बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गईं। खालाजान की मदद से लड़कियों को बड़ा किया, दूसरे निकाह की जहमत नहीं उठाई। अब लड़कियों के लिए रिश्ते आ रहे हैं। आजकल ज़माना ख़राब है, धोखा फरेब कदम कदम पर हैं। बिना माँ की बच्चियाँ हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। फिर तो अल्लाह को जो मंजूर। सबके बीच कुछ देर हंसी मजाक से ज़िंदगी की तलखियों को भुला देते हैं, पर यह भी जानते हैं समस्याओं का हल उन्हें ही निकालना होगा। कहने को तो सभी अलग अलग परिवेश से आए हैं, अलग अलग समस्याएं हैं, पर एक चीज़ जो सबको जोड़े है वो है पर दुख कातरता। उम्र के जिस मोड़ पर सब पहुंच चुके हैं, जीवन को अनुभवों ने खूब समृद्ध किया है। अपने विषय में कम, दूसरों के विषय में ज़्यादा सोचते हैं। वक्त बिताना सबकी साझी समस्या है। सबके बीच बैठकर जो मनोबल बढ़ता है, वही कठिनाइयों से निपटने का हौसला बन जाता है।
बात शुरू हुई थी जगदीश बाबू की अनुपस्थिति से। सभी उनके लिए समान रूप से चिंतित हैं। अंत में तय हुआ निशांत बाबू का घर उसी तरफ है, सो आते आते किसी समय खोज खबर लेते आएंगे। आज पार्क में निशांत बाबू सबसे पहले आ पहुँचे हैं। बेचैन से चक्कर लगा रहे हैं। एक एक कर लोगों का आना शुरू हो गया। इकबाल साहब ने अपने चिर परिचित अंदाज में पान आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे मियाँ, क्या खबर लाई जगदीश बाबू की? सब ठीक ठाक तो है ना? अब वे जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ से उनकी खबर कोई नहीं ला सकता। क्या मतलब? सब एक साथ बोल पड़े। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। कल वापसी में उनके घर गया था। घर के बाहर अजब सा सन्नाटा पसरा था। सहमते हुए कॉल बेल बजाई। किसी बाई ने दरवाज़ा खोला। सामने ही मेज पर जगदीश बाबू की हार चढ़ी तस्वीर रखी थी। मेरा हृदय धक से रह गया। एक चलता फिरता जिंदा दिल इंसान तस्वीर में कैद होकर रह गया। पूछने पर उसी बाई ने बतलाया, रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, पर डॉक्टर की सब कोशिशों को व्यर्थ करता पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ गया। कहकर निशांत बाबू चुप हो गए। पांचों के बीच सन्नाटा फैल गया। सभी एक ही बात सोच रहे थे, ये जीवन कितना क्षण भंगुर है। सब जानते हैं, पर फिर भी इस सत्य से आंखें मूंदे रहते हैं। वे पांचों अब भी रोज मिलते हैं। बातों का केंद्र बिंदु जगदीश बाबू ही होते हैं, जो अनुपस्थित होकर भी उपस्थित रहते हैं। पर मन में हर वक्त एक प्रश्न घूमता रहता है, अगली बार कौन? अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी जी की लिखी हुई एक छोटी सी लेकिन सजीव कहानी अनुपस्थित। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।